एंड सीक्वेंस वाले टॉपिक्स में से है और मैंने ये चीज आपको समझाई थी कि जब भी सीरीज का क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने की सिर्फ एक ही ट्रिक है और वो ट्रिक ये है कि आप लोगों ने जो दो नंबर्स हैं उनके दरमियान डिफरेंस को फाइंड करना है। अगर आप दो नंबर्स के दरमियान के डिफरेंस को फाइंड कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आप सीरीज को प्रिडिक्ट कर लोगे। ठीक हो गया। अब जैसे अगर इस सीरीज को हम गौर से देखें तो हमारे पास साइमल्टेनियसली दो सीरीज चल रही हैं। एक हम लोगों के पास है अल्फाबेटिकल सीरीज और एक हम लोगों के पास है न्यूमेरिकल सीरीज। अब यहाँ पे f से कन्वर्ट होके क्या बनेगा ये हमने फाइंड करना है और 2 से कन्वर्ट होके क्या बनेगा ये भी हमने फाइंड करना है। अब हम आगे के पैटर्न को देख लेते हैं कि d से हो गया हमारे पास c और c से हो गया हमारे पास d। इसका ये मतलब है कि जो अल्फाबेटिकल सीरीज है उसमें -1 हो रहा है। इस बुनियाद पे अगर f से मैं -1 करूं तो यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां पे मेरे पास हो जाएगा e। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इससे रेलेवेंट है। अब ये ऑप्शन इससे रेलेवेंट नहीं है, ये ऑप्शन इससे रेलेवेंट नहीं है और सी और डी में हमारे पास दो ऑप्शंस में ई आ रहा है। अगर यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन होता तो हम डायरेक्टली अपना आंसर प्रिडिक्ट कर लेते, आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अब ऑप्शंस में हम लोगों के पास दो दफा ई आ गया है, इसका मतलब है कि हमें अगला नंबर भी फाइंड करने की जरूरत है ताकि हम सही ऑप्शन का इंतखाब कर सकें। अब थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल सीरीज को देखने की कोशिश करते हैं। अब यहां से 2 से क्या कन्वर्ट होगा ये हमने फाइंड करना है, लेकिन 8 से कन्वर्ट हो गया हमारे पास 16 और 16 से कन्वर्ट हो गया हमारे पास 32। इसका ये मतलब है कि 8 मल्टीप्लाई बाई 2 हम लोगों के पास 16 होता है और 16 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास 32 होता है। इसका ये मतलब है कि न्यूमेरिकल सीरीज में मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 का फैक्टर इन्वॉल्व है। ठीक हो गया। तो अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मैं करूं तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4 और सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास एग्जैक्टली मैच कर रहा है E4, सो सी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह पेपर में कोई भी सवाल आ जाए आपके पास सीरीज या सीक्वेंस में से तो आपने सिर्फ दो नंबर्स या दो डिजिट्स के दरमियान डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। ऐसे ही आप डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर लोगे ऑटोमेटिकली आप सीरीज को प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक हो गया। तो इस पूरी सीरीज वाले टॉपिक में यही एक ट्रिक है जो हर जगह पे काम करेगी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो रेलेवेंट टू लॉजिकल डिडक्शन है। लॉजिकल डिडक्शन के हवाले से भी मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक समझा दूं, जो ट्रिक अगर आप अप्लाई करोगे किसी भी लॉजिकल डिडक्शन के सवाल पे तो ऑटोमेटिकली उसका आंसर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। और ट्रिक को समझाने से पहले आपको वेन डायग्राम्स का नॉलेज होना चाहिए कि वेन डायग्राम्स क्या होती हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने सिंपली वेन डायग्राम्स बनानी होती हैं और ऑटोमेटिकली आप आंसर को प्रिडिक्ट कर लेते हो। अब थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन कर लेंगे कि वेन डायग्राम्स क्या होती हैं। उस हवाले से मैं कोशिश करूंगा कि अपने अल्फाज को बिल्कुल सिंपल रखूं ताकि एक बच्चा एक ही दफा देखने पे ये वीडियो इतना पक्का कॉन्सेप्ट अपना लॉजिकल डिडक्शन का कर ले कि इससे आने वाला कोई भी सवाल हो वो उसको सॉल्व कर पाएगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, इसी तरह मेरे पास एक बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 3 4 5। तो इसकी अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो वो इस तरीके से बन सकती है। ठीक हो गया। ये मेरे पास सेट ए हो गया और ये मेरे पास सेट बी हो गया। अब यहां पे देखो कि ऐसी कौन सी चीज है जो इनमें कॉमन है। अब बी का 3 और ए का 3 कॉमन है तो वो मैं इस जगह पे लिख सकता हूं क्योंकि ये दोनों आपस में कॉमन है, ये दोनों शेयर कर रहे हैं। और जो उसके बाद मेरे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स बच जाते हैं जैसे 1 2 और बी के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच जाते हैं जैसे 4 5, वो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। अब इस डायग्राम को मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूं कि सम ऑफ ए इज बी और इस तरीके से भी बोल सकता हूं कि सम ऑफ बी इज ए। मतलब ए का कुछ हिस्सा जो है वो बी है और बी का कुछ हिस्सा जो है वो ए है। ठीक हो गया। अब दूसरी एग्जांपल को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और मेरे पास है सेट बी जिसके अंदर एलिमेंट है 4 5 6। अगर इसकी मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो मैं इस तरीके से बना सकता हूं कि ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक हो गया। ए के अंदर कौन से एलिमेंट है 1 2 3, बी के अंदर कौन से एलिमेंट है 4 5 6।
अब इन दोनों के दरमियान कोई भी रिलेशन नहीं है, इसका मतलब है कि नथिंग ऑफ ए इज रेलेवेंट टू बी एंड नथिंग ऑफ बी इज रेलेवेंट टू ए। ये एग्जाम्पल 2 हो गई हमारे पास। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल 3 को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 और मेरे पास बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर इसकी मुझे वेन डायग्राम बनानी पड़े तो मैं इस तरीके से बना लूंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट ए है जिसके अंदर मौजूद है 1 एंड 2 एंड ऑटोमेटिकली यही दो एलिमेंट जो हैं वो बी के अंदर भी मौजूद है। तो अगर मुझे बी की डायग्राम बनानी पड़ी तो मैं इस तरीके से बना लूंगा और 1 2 ऑटोमेटिकली ए के अंदर आ गया और जो रिमेनिंग एलिमेंट मेरे पास बच गए वो हो जाएंगे 3 4 5। तो इस डायग्राम को मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि ऑल ऑफ ए इज बी बट ऑल ऑफ बी इज नॉट ए। मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन बी के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे ए में मौजूद नहीं है। तो जितने भी यहां पे सेंटेंस इस्तेमाल होंगे उनका एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन मैंने इस डायग्राम के थ्रू आपको समझा दिया है। अब थोड़ा सा हम वापस चले जाएंगे अपने क्वेश्चन की तरफ और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो अभी हम लोगों ने 1 मिनट की ये ट्रिक सीखी, क्या इसका हमें फायदा होगा या नहीं होगा लॉजिकल डिडक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब लॉजिकल डिडक्शन के एमसीक्यूज का मेथोडोलॉजी ये होता है कि सबसे पहले आपको 2 स्टेटमेंट्स दी जाती हैं जिनको आप कंसीडर करते हो कि ये ट्रू हैं, ये सच है, और इन 2 स्टेटमेंट्स की बुनियाद पे आपने अपना कंक्लूजन निकालना होता है कि क्या कंक्लूजन नंबर 1 सही है अगर इन 2 स्टेटमेंट्स को मैं सच मानूं, और उसके बाद क्या कंक्लूजन नंबर 2 सही है अगर इन 2 में स्टेटमेंट्स को सच मानूं। तो अब जो ट्रिक हम लोगों ने अभी रिसेंटली सीखी उसी की बुनियाद पे हम इस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हमने स्टेटमेंट्स को प्लॉट करना है और जो डायग्राम हमारे पास आ जाएगी उसकी बुनियाद पे हमने देखना है कि जो रिमेनिंग कंक्लूजन है क्या वो ठीक है या नहीं है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम इसको प्लॉट करते हैं कि ऑल जंगल्स आर टाइगर्स। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं ना, जैसे मैंने आपको समझाया था कि ऑल जंगल्स आर टाइगर्स। ठीक हो गया कि जितने भी जंगल्स हैं वो रेलेवेंट टू टाइगर्स हैं। ठीक है, लेकिन टाइगर में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी मौजूद है जो जंगल का हिस्सा नहीं है। ये हम लोगों ने स्टेटमेंट 1 जो है वो प्लॉट कर ली। अब हम स्टेटमेंट 2 की तरफ जाते हैं। सम टाइगर्स आर हॉर्सेस। इसका ये मतलब है कि जो टाइगर्स का कुछ हिस्सा है वो हॉर्सेस से रेलेवेंट है। तो सम की डायग्राम हमने कैसे बनाई थी, इस तरीके से बनाई थी। ठीक हो गया, ये मेरे पास आ गया हॉर्सेस कि टाइगर्स का कुछ हिस्सा जो है वो हॉर्सेस हैं और इसी तरीके से हॉर्सेस का कुछ हिस्सा जो है वो टाइगर्स हो जाएंगे। अब इन 2 स्टेटमेंट्स को हमने प्लॉट कर लिया। अब ये डायग्राम हमारे पास आ गई। अब इस डायग्राम से प्रेडिक्ट करना आसान हो जाएगा कि जो रेलेवेंट कंक्लूजन है क्या वो सच है या नहीं है। ठीक हो गया। अब हम कंक्लूजन्स की तरफ आते हैं। पहला कंक्लूजन हमारे पास है कि सम टाइगर्स आर जंगल्स। अब ये कंक्लूजन बिल्कुल ठीक है जो इस डायग्राम से वाजे है कि टाइगर्स जो हैं इनका कुछ हिस्सा जो है वो जंगल्स भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये सारा का सारा टाइगर का रीजन है तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि कुछ रीजन जो है वो जंगल्स का है। तो इस बुनियाद पे जो पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद हम दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं कि ऑल हॉर्सेस आर जंगल्स। अब देखा जाए यहाँ पे तो हॉर्सेस और जंगल्स के दरमियान क्या रिलेशन है ये वाजे नहीं है। ठीक है, तो अगर इन दोनों के दरमियान कोई कनेक्शन 100% रेलेवेंट नहीं है, इसका ये मतलब है कि ये कंक्लूजन हम सच नहीं मान सकते। तो इसका ये मतलब है कि कंक्लूजन नंबर 1 जो है वो ठीक है और कंक्लूजन नंबर 2 जो है वो नॉट रेलेवेंट है। अब इस हवाले से जो ऑप्शन ए होगा वो ठीक हो जाएगा इफ ओनली 1 फॉलोस। ठीक है, सो ए इज द राइट ऑप्शन। अब हम लोगों के पास अगला क्वेश्चन आ जाता है लॉजिकल प्रॉब्लम्स का। लॉजिकल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन की मेथोडोलॉजी भी एग्जैक्टली वही होती है कि आपको 3 स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं और आपको बोल दिया जाता है कि ये मान लो कि पहली 2 स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं, वो सच हैं। तो अगर पहली 2 स्टेटमेंट सच हैं तो उनका लॉजिक और उनका रिलेशन इस्तेमाल करते हुए ये बताओ क्या स्टेटमेंट 3 जो है क्या वो भी सही होगी या नहीं होगी। ठीक है,
तो लॉजिकल प्रॉब्लम्स में भी आपने पहली दो स्टेटमेंट्स को सच मान लेना है और उसकी बुनियाद पे फैसला करना है कि जो तीसरी स्टेटमेंट है क्या वो सच है या नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे है, इफ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन द थर्ड स्टेटमेंट इज। लॉजिकल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का भी एक सिंपल सा तरीका है, वो ये है कि जो आपके पास रिलेशन बन रहा होता है उसको आप प्लॉट कर लो। जैसे ही आप प्लॉट कर लोगे सारी चीजें आप लोगों के सामने विजिबल हो जाएंगी, एक रिलेशन आपको नजर आ जाएगा और उस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए सिंपली आप लॉजिकल प्रॉब्लम के क्वेश्चन को प्रिडिक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे हम पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अ फ्रूट बास्केट कंटेन्स मोर एप्पल्स देन लेमन्स। अब यहां पे मोर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है तो हम इसी की लाइन को प्लॉट कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने एक लाइन यहां पे प्लॉट कर ली, इसका जो राइट हैंड साइड है वो मुझे शो करेगा मोर और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मुझे शो करेगा लेस। अब यहां पे पहली स्टेटमेंट मुझे ये कह रही है कि एप्पल्स आर मोर देन ऑरेंजेस। इसका ये मतलब है कि एप्पल को मैं मोर वाली साइड पे प्लॉट करूंगा और जो लेमन्स हैं वो इसके पीछे लेस वाली साइड पे प्लॉट करूंगा। तो इनका रिलेशन जो है, इस स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दी, मतलब प्लॉट कर लिया। अब दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, देयर आर मोर लेमन्स इन द बास्केट देन देयर आर ऑरेंजेस। इसका ये मतलब है कि ये रिलेशन हमें बता रहा है कि लेमन्स जो हैं वो मोर हैं ऑरेंजेस से, तो लेमन को ऑटोमेटिकली हमने मोर वाली साइड पे रहने देना है और यहाँ पे लेस वाली साइड पे हमने प्लॉट कर लेना है ऑरेंजेस को। अब ऑटोमेटिकली इन दो स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने एक प्रॉपर रिलेशन जो है वो प्लॉट कर लिया है, जो हमें एक क्लियर विजन दे रहा है कि यहाँ पे बास्केट में सबसे ज्यादा एप्पल्स हैं, फिर उसके बाद लेमन्स हैं और फिर उसके बाद ऑरेंजेस हैं। ठीक है, अब हम तीसरी स्टेटमेंट देखते हैं कि द बास्केट कंटेन मोर एप्पल्स देन ऑरेंजेस। और ये सच है क्योंकि एप्पल सबसे ज्यादा हैं और ऑरेंजेस सबसे कम है। इसका ये मतलब है कि जो तीसरी स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अब इसी तरीके से जो मैंने अभी आपको टेक्निक समझाई, आप लॉजिकल प्रॉब्लम के किसी भी एमसीक्यूज पे लगा दो, इंशाअल्लाह ताला विद इन 40 सेकंड्स वो आपको आंसर दे देगी। ठीक है, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आ जाता है कॉज एंड इफेक्ट का। अब कॉज एंड इफेक्ट की एक सिंपल सी ट्रिक है और वो ट्रिक ये है कि जो वजह होती है ना, वजह, ठीक है, जो हमारे पास वजह है ये कॉज है। जब भी कोई वजह की बात कर रहा होगा इसका ये मतलब है कि वो कॉज होगा। और जो हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं ना, रिजल्ट्स, वो हमारे पास इफेक्ट्स होते हैं। जब भी रिजल्ट्स की बात हो रही होगी तो वो इफेक्ट होगा। अब इसी लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए हम स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं कि आजकल हम लोगों के पास फैट फ्री फूड आर्टिकल्स की सेल्स में काफी इंक्रीज आया है। ठीक हो गया। और अब अगर स्टेटमेंट 2 पढ़े तो स्टेटमेंट 2 ये कहती है कि आजकल जो लोग हैं वो अपनी हेल्थ कंडीशंस को लेके काफी सेंसिटिव हैं। इसका ये मतलब है कि आजकल लोग अपनी हेल्थ को लेके काफी सेंसिटिव हैं, ये वजह है हमारे पास। ठीक है, जिसके रिजल्ट्स क्या हम लोगों के सामने आए, रिजल्ट हमारे सामने ये आए कि जितना भी फैट फ्री फूड है उसकी सेल्स में लगातार इजाफा हो गया। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास रिजल्ट हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास इफेक्ट हो गया। ठीक है, इस बुनियाद पे स्टेटमेंट 2 जो है वो मेरे पास है कॉज और स्टेटमेंट 1 जो है वो मेरे पास है इफेक्ट। इस बुनियाद पे ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, दैट स्टेटमेंट 2 इज कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज इट्स इफेक्ट। तो बस आपने ये दो चीजें याद रखनी है कि जो कॉज होगा, जो वजह होगी, उसको आपने कॉज कंसीडर करना है और उसकी वजह से जो रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो आप लोगों ने इफेक्ट कंसीडर करना है। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो अगला सवाल है वो कोर्स ऑफ एक्शन में से है। एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, जो कोर्स ऑफ एक्शन, असम्पशन, कंक्लूजन एंड आर्गुमेंट्स वाले सवालों के लिए बेहतरीन हिंट्स हो सकती हैं, बेहतरीन ट्रिक्स हो सकती हैं, और वो ये है कि आपने 4 चीजों का ख्याल रखना है। पहला चीज आपने ये ख्याल रखनी है कि आपने हमेशा उस स्टेटमेंट का इंतखाब करना है जो उस मसले का एक क्लियर सोल्यूशन आपको दे सके। दूसरा, आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने हमेशा उस स्टेटमेंट को सेलेक्ट नहीं करना जो आपको किसी हद तक अगर मसले का हल दे रही है लेकिन उसकी वजह से तो कोई दूसरा मसला नहीं क्रिएट हो रहा, तो उस स्टेटमेंट को आपने इग्नोर करना है। ठीक हो गया। तीसरा, आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि वो स्टेटमेंट आपने सेलेक्ट करनी है जो मिसाल के तौर पे लॉजिकली कनेक्टेड है आपके मसले के साथ।
फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जाए जो हो ठीक लेकिन आपके मसले का हल ना हो और ना ही डायरेक्टली रेलेवेंट हो। तो बस आपने इन 3 चीजों का ख्याल रखना है। अगर आपसे ये भूल गई हैं तो वीडियो पॉज करो, रिवाइंड करो, दोबारा सुनो और अपने पास नोट कर लो, क्योंकि यही 3 टिप्स जो हैं वो आपको 3 नंबर दिलवा सकती हैं। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो कोर्स ऑफ एक्शन का है। कोर्स ऑफ एक्शन ये होता है कि आपके पास एक मसला होता है और उस मसले के हल के लिए आपको स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और आपने ये प्रिडिक्ट करना होता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इस मसले का हल हो सकता है, या फॉर एग्जाम्पल कल को अगर ये मसला होता है तो ऐसा कौन सा एक्शन है जो आप लोगे ताकि वो मसला हल हो सके। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट है कि ट्रैफिक सिग्नल्स की खराबी की वजह से नंबर ऑफ एक्सीडेंट जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए। ये हमारे पास एक मसला है। अब इसके एक्शंस हम लोगों के पास 2 हैं। अब आपने ये प्रिडिक्ट करना है कि इनमें से एक्शन 1 ठीक है, एक्शन 2 ठीक है, दोनों ठीक है या दोनों रॉन्ग हैं, दोनों एक्शन आप नहीं लोगे। ठीक है। इसमें जो पहला एक्शन है वो हमारे पास ये है कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो इमीडिएटली ट्रैफिक पर्सनली जो है वो डील करने की कोशिश करे जब तक ये सिग्नल्स वाला जो खराबी है ये हल नहीं होती, जो मुझे लगता है एक लॉजिकल एक्शन है। क्योंकि फॉर एग्जांपल ट्रैफिक का निजाम रोक तो नहीं सकते ना किसी तरीके से हमने चलाना तो है, तो बेहतर ये होगा कि जो ऑटोमेशन में खराबी आई हुई है उसको एलिमिनेट कर लिया जाए, जो ट्रैफिक पुलिस है वो सिग्नल्स पे खुद आ जाए और ट्रैफिक को कंट्रोल कर ले जब तक ये मसला हल नहीं होता। अब दूसरी स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, द सिग्नल सिस्टम इज नॉट गुड। अब ये जो है एक ओपिनियन है, ये कोई मसले का हल नहीं है, ना कोई ये लॉजिकल एक्शन है जिसकी वजह से ये मसला जो है हल किया जा सके। अगेन मैंने आपको जो बात बोली थी कि आपने याद रखनी है कि बाज़ औक़ात एक स्टेटमेंट है आपको लगेगी ठीक लेकिन वो किसी हद तक उस मसले से रेलेवेंट नहीं होगी। ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा सवाल आपसे किया जा रहा है, कोर्स ऑफ एक्शन का। अब इस बुनियाद पे इस मसले को हल करने के लिए आपने एक्शन लेने, अपनी ओपिनियन नहीं देनी। अकॉर्डिंग टू मी दिस कोर्स ऑफ एक्शन इज नॉट वैलिड। अब अगर हम नीचे ऑप्शंस देखें तो ए, इफ ओनली 1 फॉलोज, क्योंकि ये किसी हद तक ये एक अच्छा लॉजिकल एक्शन हो सकता है जो इस मसले को हल करेगा, और ये जस्ट ओपिनियन है जो इस मसले को हल नहीं कर सकती, बस एक राय है। ठीक है। अब हमारे पास जो अगला सवाल है वो है आर्गुमेंट्स में से। अब आर्गुमेंट्स हो गया, अजम्पशंस हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, कंक्लूजन हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए वही 3 पॉइंट्स वैलिड हैं जो मैंने अभी कोर्स ऑफ एक्शन से पहले आपको समझाए थे। ठीक है। अगर वही पॉइंट्स आप अपने माइंड में रखोगे तो किसी हद तक आप लॉजिकल अप्रोच फाइंड आउट कर सकोगे कि आपने किसी भी चीज को देख के जज्बाती नहीं हो जाना। जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, शुड स्कूल एजुकेशन बी मेड फ्री इन पाकिस्तान। अब जो बंदे जज्बाती हो जाएंगे वो बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, तालीम तो इंतहाई जरूरी है, गांव में स्कूल खोल लेने चाहिए, यूनिवर्सिटीज खोल देनी चाहिए, एकेडमीज खोल देनी चाहिए, लाइब्रेरीज खोल देनी चाहिए। तो मिसाल के तौर पे ये एक जज्बाती ओपिनियन है, लेकिन थोड़ा सा आपने लॉजिकल भी सोचना है कि क्या ये चीज पॉसिबल भी हो सकती है या नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला आर्गुमेंट है हमारे पास, यस दिस इज द ओनली वे टू इंप्रूव द लेवल ऑफ लिटरेसी। अब इतना अगेन याद रखो कि जब भी वर्ड ओनली इस्तेमाल हो जाएगा ना तो वो स्टेटमेंट किसी हद तक अनसर्टेन हो जाएगी। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बोलूं कि अगर हम फ्री बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो किसी हद तक स्टूडेंट्स की जो परेशानी है पढ़ाई को लेके वो हल हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट किसी हद तक वैलिड है। अगर मैं ये स्टेटमेंट इस तरीके से बोलूं कि अगर सिर्फ और सिर्फ हम किताबें ही डिस्ट्रीब्यूट करें तो पढ़ाई का मसला हल हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं है, क्योंकि सिर्फ किताबें डिस्ट्रीब्यूट करने से मसला हल नहीं होगा। आपने किताबें देनी है, आपने रेलेवेंट लेक्चर्स देने हैं, आपने एक प्रॉपर स्कूलिंग सिस्टम डेवलप करना है, आपने प्रॉपर एक एग्जामिंग सिस्टम डेवलप करना है ताकि जो वो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको प्रॉपर एवेल्युएट किया जाए। उस बुनियाद पे एजुकेशन साइकिल जो है वो बेहतर हो सकता है। तो इतना याद रखो कि जब भी ये 4 मैंने आपको टॉपिक्स बताए इसमें ओनली वाली बात आ जाया करेगी ना तो वो चीज किसी हद तक अनसर्टन हो जाएगी। ये आपने कंक्लूड करना होता है कि क्या ये सिर्फ एक ही पैरामीटर पे डिपेंडेंट है या नहीं, इस चीज में मुख्तलिफ पैरामीटर इन्वॉल्व हैं। जैसे अब ये वाली स्टेटमेंट है, यस दिस इज द ओनली वे टू इंप्रूव द लेवल ऑफ लिटरेसी, तो ये ओनली वे नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे तरीके किए जा सकते हैं जिससे लेवल ऑफ लिटरेसी को बढ़ाया जा सके। ठीक है। दूसरा आर्गुमेंट हमारे पास हो जाएगा कि नहीं, ये ऑलरेडी जो पाकिस्तान के रिसोर्सेज हैं उस पे ओवरबर्डन भी हो सकता है।
जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों के यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टैक्स नहीं देते, ऑलरेडी मुल्की खजाना जो है वो जो हम लोगों की बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको भी मैनेज नहीं कर रहा। तो अगर हम लोग ये फ्री एजुकेशन इन पाकिस्तान पे काम करना स्टार्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके लिए अच्छा खासा रेवेन्यू चाहिए होगा, क्योंकि जगह जगह स्कूल्स डेवलप करने हैं, फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, फिर रेलिवेंट टीचर्स हायर करने हैं जिनको सैलरीज देनी है, फिर उसके बाद जो स्टूडेंट्स को अगर फ्री एजुकेशन है तो फ्री एजुकेशन में सिर्फ ये नहीं होता कि स्टूडेंट आके पढ़ के वापस चला जाएगा, उसका यूनिफॉर्म हो गया, उसका फूड हो गया, उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो गई, उसकी बुक्स हो गई, ये सारी चीजें स्पॉन्सर करनी होंगी। तो ऑटोमेटिकली वी आर नॉट इन अ स्टेट कि फिलहाल इतना बड़ा खर्चा जो है वो अफोर्ड कर सकें। तो किसी हद तक ये आर्गुमेंट जो है ये भी लॉजिकली वैलिड है। अब इस तरतीब से जो मैंने इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दी, अगर लॉजिकल देखा जाए तो वो ठीक लगेगी, लेकिन अगर मैं जज्बाती होकर देखूं तो मुझे गलत दिखेगी। यही बुनियाद होती है कि जब भी आपने लॉजिकल क्वेश्चंस को हल करना होता है आपने जज्बाती नहीं होना या वन साइडेड नहीं होना, क्योंकि जब भी आप जज्बाती होगे आप लॉजिक की ट्रैक से हटते रहोगे और आप सही ऑप्शन का इंतखाब नहीं कर सकोगे। ठीक हो गया? तो इस बुनियाद पे जो स्टेटमेंट 2 है वो वैलिड है और जो स्टेटमेंट 1 है वो किसी हद तक अनसर्टेन है, क्योंकि यहाँ पे ओनली का वर्ड जो है वो इस्तेमाल हो गया। तो इस लिहाज से ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन इफ ओनली आर्गुमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग। यार स्टूडेंट, लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो दोस्तों।